everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. चलिए अब हम पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था, शुरू किया था, तो उसमें बताया था कि 3 पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. पहला पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और मैंने आपको बताया था जब हम क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ सेम गुड, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. और जब क्वांटिटी डिमांडेड एक गुड की कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं. इनकम इलास्टिसिटी डिमांड जब हमारे इनकम चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी परचेज पे कितना फर्क आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी कि मेरी इनकम जो चेंज हुई उसकी वजह से मैंने कौन कौन सी जो क्वांटिटी है, कितने गुड्स के जो क्वांटिटी है उसके परचेज में चेंज आया है, दैट इज नोन एज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन परचेज ऑफ गुड्स. ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the ratio of proportionate change in the quantity purchased of a good to the proportionate change in income. ठीक है, so what is income elasticity of demand? Income elasticity of demand क्या है बेटा? It is very simple. It is the ratio of proportionate change in quantity purchased with respect to proportionate change in income. यानी कि इनकम के चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी परचेज कितनी चेंज हो रही है, उसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोपोर्शनेट change in quantity purchased with respect to proportionate change in income. ठीक है, यानी कि गुड कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम. ठीक है, अगर हम गुड्स के परचेज की क्वांटिटी को, परचेज ऑफ गुड को क्यू से डिनोट करें और इनकम को एम से डिनोट करें, और इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं. तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन परचेज ऑफ गुड, प्रोपोर्शनेट चेंज हम कैसे निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज कैसे निकलता है, इक्वल टू चेंज डिवाइड बाय इनिशियल यूनिट. ठीक है, हमको निकालना है प्रोपोर्शनेट चेंज इन परचेज ऑफ गुड.
चेंज किससे डिनोट करना है? क्यू से, तो डेल्टा क्यू और इनिशियल यूनिट क्या है? क्यू। सेम वे अगर मुझे प्रोपोर्शनेट चेंज निकालना है किसमें? इन इनकम, तो मैं कैसे निकालूंगी? चेंज डिवाइड बाय इनिशियल यूनिट। चेंज क्या है? डेल्टा। इनकम को किससे डिनोट कर रही हूँ? एम से, डेल्टा एम डिवाइड बाय एम। ये दोनों वैल्यूज आ गई, पुट इट इनटू द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन परचेज ऑफ गुड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। प्रोपोर्शनेट चेंज इन परचेज ऑफ गुड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। तो proportionate change in purchase of good is delta Q divide by Q. Proportionate change in income is delta M divide by M. मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर अंदर बाहर बाहर, तो डेल्टा Q इंटू M अपॉन M इंटू डेल्टा, सॉरी, इंटू Q इंटू डेल्टा M। डेल्टा वाली टर्म्स एक साथ ही है, ये डेल्टा Q divided by delta M into M divided by Q. This is my formula for income elasticity of demand. ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हुआ किस चीज का? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, नाउ अगर मेरी इनकम जो है उसमें चेंज जो है वो ज्यादा है, तो अगेन जब इनकम में चेंज ज्यादा होगा तो मैं क्या करूंगी? आई विल यूज मिड पॉइंट मेथड। व्हाट इज मिड पॉइंट मेथड? मिड पॉइंट मेथड इज एवरेज। मिड पॉइंट का मतलब होता है एवरेज, तो मैं किसका एवरेज निकालूंगी? एवरेज ऑफ इनकम एंड एवरेज ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो इनकम है वो M1 से M2 हो गई है, और अब मुझे एवरेज इनकम निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? M1 से M2 हो गई है, तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। सेम वे लेट्स से मेरी क्वांटिटी जो है वो Q1 से Q2 हो गई है, तो मेरे को क्या करना है? एवरेज क्वांटिटी निकालनी है। एवरेज क्वांटिटी कैसे निकालूंगी? इनिशियल क्वांटिटी प्लस फाइनल क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं? ये M और Q जो है इनको क्या करते हैं? हम मिड पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर एवरेज पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं। कीजिए रिप्लेस। व्हाट इज माय फॉर्मूला? डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा M इनटू M डिवाइड बाय Q। ठीक है, डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा M। M की जगह क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 डिवाइड बाय 2। क्वांटिटी की जगह क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, नाउ इस फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा M इंटू इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो M1 प्लस M2, ये 2 इसके साथ में चला जाएगा, इंटू 2 डिवाइड बाई 2, इसके साथ में क्या आ जाएगा? ये Q1 प्लस Q2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा M इंटू M1 प्लस M2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2। जब मेरी इनकम में ज्यादा चेंज हो, लार्ज चेंज इन इनकम, तो मैं क्या करूंगी? इसको यूज करूंगी। और नॉर्मल सिचुएशन में डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा M इंटू M डिवाइड बाई Q। ठीक है, ये इन स्मॉल चेंज। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे मिड पॉइंट मेथड। एंड व्हाई दिस इज मिड पॉइंट मेथड? बिकॉज वी आर फाइंडिंग मिड पॉइंट और एवरेज। एवरेज क्या होता है मेरा? मिड पॉइंट होता है।
तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? मैंने अभी तक आपको समझाया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मैंने बताया कि जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि 3 चीजें होती हैं जो डिमांड को डिटरमिन करती हैं। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और तीसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर। प्राइस ऑफ द गुड जो होता है वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताता है, इनकम ऑफ द गुड हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताता है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो है वो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताता है। अभी तक हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। इनकम किस तरीके से डिमांड को डिटरमिन करती है वो हमको जानना है। इनकम जो डिमांड को डिटरमिन करती है वो डिटरमिन करती है बेसिकली कि अगर इनकम बढ़ रही है तो मेरा क्वांटिटी परचेज बढ़ रहा है या घट रहा है। यानी कि इनकम के चेंज होने के रिस्पेक्ट में, इनकम के चेंज होने के रिस्पॉन्स में मेरी क्वांटिटी परचेज किस तरीके से चेंज हो रही है, वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एम इंटू एम बाई क्यू, जिसमें जो एम है वो मेरी इनकम को बता रहा है। नाउ अब मेरी एम जो है वो इनकम को बता रहा है, तो नाउ एम जो है और जो क्यू है, अगर एम में इनकम में बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज होगा तो हम मिड पॉइंट मेथड का यूज करेंगे। मिड पॉइंट मेथड इज द एवरेज। मैंने बताया कि हमारा जो इनिशियल प्राइस है और जो फाइनल प्राइस है हम दोनों का एवरेज ले लेंगे, जिससे हमारी जो इलास्टिसिटी है उसकी कैलकुलेशन में स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, उसमें अगर जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि इंक्रीज होने की वजह से, इनकम इंक्रीज होने की वजह से जो मेरी क्वांटिटी है उसमें मैं परचेज करने में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि मेरी इनकम बढ़ी लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं है, या फिर मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मेरी इनकम है वो अनरिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है टू द चेंज इन इनकम। मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है, मेरी जो डिमांड है वो मेरी इनकम पे डिपेंड ही नहीं करती है। यानी कि माई डिमांड इज अनरिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसीलिए है बिकॉज इट क्रिएट्स द डिवाइडिंग लाइन और इट क्रिएट्स द डिवीजन बिटवीन टू काइंड ऑफ डिफरेंट इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है कि इनकम इलास्टिसिटी या तो जीरो होगी, या फिर वो जीरो से कम होगी, या फिर वो जीरो से ज्यादा होगी। जब वो जीरो है तो हमने समझ लिया कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है दैट इज अनरेस्पॉन्सिव टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन जीरो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज द नेगेटिव। जीरो से कम में क्या हुआ कि जिनका जो इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो उस क्वांटिटी डिमांडेड उस गुड की कम हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट। जब जब मेरी इनकम बढ़ेगी उसका क्वांटिटी डिमांडेड में कम कर दूंगा, और ये जो मेरा केस है वो मेरा केस है इंफीरियर गुड्स का। ठीक है, बेसिकली। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जब जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो उस गुड की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, या फिर मैं उसको बोल सकती हूँ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए
कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इंफीरियर गुड के केस में इट विल बी लेस देन 0, फॉर नॉर्मल गुड्स इट विल बी लेस ग्रेटर देन 0, एंड फॉर द गुड्स जो कि रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं टू द चेंज इन इनकम, उनका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जब मैंने इनकम कंजम्पशन कर्व पढ़ाया, जब मैंने एंजल कर्व पढ़ाया, जब मैंने इनकम इफेक्ट पढ़ाया, मैंने ये सब ना बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब मैं इस पे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगी। ठीक है, तो जब मैंने उसमें पढ़ाया था इनकम के केस में, तो मैंने पढ़ाया था कि इनकम ना दो तरीके से डिसाइड होती है। सॉरी, इनकम के हिसाब से जो गुड्स होते हैं वो दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं दे सोर्स, नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को शो करते हैं। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ता जाएगा, और इनका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है उनमें, और जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाता है, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होती है मेरी, लेस देन 0 होती है। ठीक है, तो नॉर्मल गुड है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। इंफीरियर गुड क्यों है, इंफीरियर गुड कब बनता है, सब सब मैंने पढ़ाया हुआ है। अब जो नॉर्मल गुड्स है ना, हम इनको ही फर्दर क्लासिफाई करते हैं इन केस ऑफ नेसेसिटी एंड लग्जरी। एक हो गया नेसेसिटी गुड्स, दूसरा हो गया लग्जरी गुड्स। ये सब भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बट फिर भी ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं समझा रही हूँ। जिस तरीके से गुड्स को नॉर्मल से इंफीरियर के बीच में कैटेगराइज करने के लिए इंपॉर्टेंट था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 0 होना। ठीक है, हमने क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 0 हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी टू चेंज इन इनकम। और फिर उसी डिवाइडिंग लाइन के बीच में हमने क्या किया, हमने बताया कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है तो क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स नहीं करेगी टू चेंज इन इनकम, बट अगर लेस देन 0 है तो इनकम बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो इनकम बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है मेरी वो बढ़ेगी। इसी तरीके से एक सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है जो कि हेल्प करेगी हमको नॉर्मल गुड्स को नेसेसिटी गुड्स और लग्जरी गुड्स के बीच में क्लासिफाई करने में, वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। यानी कि जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेरा यूनिटी हो जाए तो उस केस में हम एक डिवाइडिंग लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इनकम इलास्टिसिटी अगर यूनिटी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, या फिर हम इसको यूनिटी भी बोल सकते हैं। गो बैक टू योर लेक्चर्स, गो बैक टू योर नोट्स। जब मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी था या फिर इक्वल टू 1 था, तो इसका मतलब क्या था कि जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is equal to proportionate change in price, proportionate change in price। सेम वे अगर मेरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी
same as proportionate change in income. ठीक है, ये जो proportionate change है this will be same. ये हमारी एक डिवाइडिंग लाइन हो गई. दूसरा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. दूसरे केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड either it will be greater than 1 or it will be less than 1. ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर वो लेस देन 1 होगी. अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए गुड इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर की इनकम है जैसे जैसे वो बढ़ेगी, यानी कि प्रोपोर्शनेट इनकम जब बढ़ेगी तो उसी के प्रोपोर्शन में हम उस गुड का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ाएंगे. यानी कि proportionate change in consumption will be greater than proportionate change in income. और जब भी ऐसा होता है कि इनकम बढ़ने की वजह से किसी गुड का प्रोपोर्शनेटली जो कंजम्पशन है वो ज्यादा हो जाता है, या फिर जब हमारे पास ज्यादा पैसा आता है और जिन गुड्स का हम कंजम्पशन शुरू करते हैं तो उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, लग्जरी. तो ये कौन से गुड है, लग्जरी गुड्स. ठीक है, ये कौन से गुड है, लग्जरी गुड्स. और ऑन द अदर हैंड, if elasticity of demand, income elasticity of demand is less than 1, इसका मतलब ये है कि जो proportion of consumer income है, यानी कि जो कंज्यूमर का proportion है इनकम का, वो जैसे इनकम बढ़ेगी हम इन गुड्स पे जो खर्चा है वो कम कर देंगे. इनकम बढ़ने के साथ में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, प्रोपोर्शनेट बढ़ने के बाद में जब क्वांटिटी डिमांडेड मेरी कम हो गई तो ये मेरा जो केस है वो नेसेसिटी गुड्स का केस जो है वो निकल के आता है. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ ए नेसेसिटी गुड्स. इतना समझ में आया. यानी कि एक गुड जिसकी इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, कंज्यूमर रिच होने के बाद अपने बजट का ज्यादा हिस्सा उस पर खर्च करेगा और उसको हम लग्जरी गुड कहते हैं. अगर किसी की इनकम जो है वो लेस देन 1 है और किसी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो उस पर प्रोपोर्शनेटली कम खर्चा करेगा और उसे हम नेसेसिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपको डायबिटीज है और डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है कि आपको डायबिटीज की एक गोली खानी है, तो आप अगर 1000 रुपए कमा रहे हैं तो भी एक गोली खाएंगे. कल को अगर आपकी इनकम बढ़ के इन केस 10,000 हो जाती है तो आप 10 गोलियां नहीं खाना शुरू करेंगे. ठीक है, जितना डोज रिकमेंडेड है आप उतना ही खाएंगे, तो वो नेसेसिटी है. ऑन द अदर हैंड, जब आपकी इनकम 1000 रुपए थी, लेट्स से आप एक बार मूवी देखने जाते थे महीने में, ठीक है, बट जब इनकम आपकी 10,000 हुई तो हो सकता है कि आप 2 बार मूवी देखने जाएं या फिर हर वीकेंड मूवी देखने जाएं. तो मूवी देखना इज ए लग्जरी, दवाई खाना इज ए नेसेसिटी. तो नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है, दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द यूनिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. अगर उससे कम है तो नेसेसिटी, से ज्यादा है तो इट इज लग्जरी. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा. That's it for today's lecture guys. I just hope कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले. I have target of finishing each and every topic of economics. Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.